सो हेलो एवरीवन। तो हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 6 है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ओवरलैपिंग के कंसेप्ट के बारे में देख लिया था। तो वहाँ पे हमने 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए थे और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। तो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी ने CH4 मॉलिक्यूल्स देखा होगा। कौन सा मॉलिक्यूल्स देखा होगा? CH4। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल एटम कार्बन के साथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो हम सबको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कुछ इस तरीके से होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हमें पता था, हमने देखा था कि VBT ने क्या बोला था कि जो कुछ भी ओवरलैपिंग हो रही है किसी भी दो एटम के बीच में, उसमें जो है वैलेंस सेल की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है? वैलेंस सेल की। तो अगर हम CH4 मॉलिक्यूल्स देखें तो CH4 में क्या होगा कि कार्बन की वैलेंस सेल की जो ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन की वैलेंस सेल के ऑर्बिटल के साथ क्या कर रही होगी? ओवरलैप कर रही होगी। ठीक है, तो ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर यहाँ पे अगर देखें तो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है कुछ। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो ऑर्बिटल खाली है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों जो हमारे एटम्स हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो ये 2 ऑर्बिटल ऐसी है कि यहाँ से कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन देगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। यानी कि सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। तो वो 4 बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो ये जो हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम ग्राउंड स्टेट की लिखते हैं। ठीक है, हम कार्बन की जब एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब क्या होता है कि ये जो S का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है? P में। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाती है। यानी कि अब जो है वो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के एक्साइट होके यहाँ तक गया, यानी कि कुछ एनर्जी लगी होगी। क्यों? क्योंकि ये S ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी में होती है, ये P ऑर्बिटल है थोड़ी हाई एनर्जी में होती है। तो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन कैसे गया? ठीक है, इस तरीके से गया। ये हमने कार्बन की बात कर ली। किसकी बात कर ली? कार्बन की बात कर ली। तो कार्बन हमने देखा, कार्बन तो इजीली 4 बॉन्ड बना पा रहा है। ठीक है, एक्साइट होके जा रहा है। तो हम फिर सोचते हैं कि ऐसी चीजें नाइट्रोजन के अंदर क्यों नहीं होती? नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में एक लोन पे रेसिड्यूज रहता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसमें क्यों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की बात नहीं आती? फिर अगर हम नाइट्रोजन वाले पीरियड में बात करें तो नाइट्रोजन आता है, फिर कौन सा आता है? फॉस्फोरस आता है। तो आपने नाइट्रोजन के कंपाउंड देखे होंगे कि उसमें जो है वो NH3 होता है, NCl3 होता है, यानी कि वो 3 दूसरे एटम के साथ जुड़ता है। पर जब फॉस्फोरस के वहां पे आओगे तो वहां पे आपको PCl3 देखने को मिलेगा, PCl5 देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर तो इतना नहीं होता। तो यहाँ पे PCl5, फॉस्फोरस PCl5 बनाता है पर फॉस्फोरस जो है वो PH5 नहीं बनाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है वो जाननी जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से जान सकते हैं? ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो है बेस्ड है। सेम अगर एक और पीरियड आगे जाओगे तो ऑक्सीजन के केस में आएगा। ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे जो सल्फर होगा वो तो 6 बॉन्ड भी बना सकता है। SF6 देखा होगा आपने। ठीक है, पर वहां पे SF6 ही बनाएगा, वहां पे वो SH4 SH5 नहीं बना पाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों है? और इन सभी चीजों के पीछे जो रीजन है वही है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जो है वो ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, पूरा सारा खेल जो चल रहा है वो उसी के बेस के ऊपर चल रहा है। तो इसके लिए जो है हमें क्या देखना जरूरी है? एक्साइटेशन थियरी पढ़नी जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि एक्साइटेशन थियरी क्या है। ठीक है,
तो बेसिकली हम एक्साइटेशन किसको बोलेंगे? हम एक्साइटेशन उसको बोलेंगे कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके एक्साइट होके अपने जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से कहाँ पे जाएगा? हायर एनर्जी पे जाएगा। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन बोलेंगे। तो एक्साइटेशन होने के लिए किसी भी एटम के अंदर एक्साइटेशन होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? दो एटम का सेटिस्फाई होना, दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होके अपने लोअर सेल से हायर सेल में जाना है तो वह तब भी जा पाएगा ना जब उसके पास क्या होगा कि एक सेल खाली होगी। तो पहली कंडीशन ये आती है कि एम्प्टी सेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एम्प्टी सेल होनी चाहिए। लेकिन जो एम्प्टी सेल है वो सेम क्वांटम नंबर में होनी चाहिए। बोले तो सेम क्वांटम नंबर में होनी चाहिए, यानी कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होनी चाहिए? सेम सेल के अंदर होनी चाहिए। जो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होनी चाहिए? सेम सेल में होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? सेम सेल के अंदर होनी चाहिए। यानी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपनी हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल में जाना चाहता है तो वहाँ पे जगह खाली होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल ले तो हम बोरोन का एग्जाम्पल लेंगे। तो बोरोन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 इस तरीके से होती है। तो अगर बोरोन चाहे तो बोरोन का यहाँ पे देखिए ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे जाना चाहे तो जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह बची हुई है जगह है जगह, तो इस तरीके से जा पाएगा। ठीक है। कार्बन की अगर हम बात करें तो हमने कार्बन में देखा कि इस तरीके से होता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट होगी तब क्या होता है? कार्बन का या इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? p ऑर्बिटल में जाता है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है। अगर आप नाइट्रोजन के केस में देखोगे या तो फिर ऑक्सीजन के केस में देखोगे तो क्या होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3 होती है। तो यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? p। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन चाहे कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी वाली स्टेट में जाए, हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल में जाए, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। सेम अगर आप ऑक्सीजन के केस में देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p4 होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। तो सेम यहाँ पे सिचुएशन वही है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाने की कहीं पे एम्प्टी ऑर्बिटल खाली नहीं है। और यहाँ पे मेंशन ये है कि सेम सेल में होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम यहाँ पे सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर थर्ड सेल में हो जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत ही हायर एनर्जी चाहिए होगी, और जो वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सेम सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में भी क्या नहीं होगा? एक्साइटेशन नहीं होगा। यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना पाएगा? 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। कितने बॉन्ड बना पाएगा? 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। नाइट्रोजन में हमने देखा था कि 3 जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन कितना वो बॉन्ड बना पा रहा था? 3 बॉन्ड बना पा रहा था। तो एक्साइटेशन के लिए पहली चीज क्या है कि एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, सेम सेल के अंदर होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? सेम सेल के अंदर होनी चाहिए। तो हमने ये देखा था कि नाइट्रोजन के अंदर हमने क्या देखा था? नाइट्रोजन के अंदर क्या थी सिचुएशन? तो नाइट्रोजन के अंदर एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन जाने की कहीं पे जगह नहीं थी, यानी कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पा रहा था? 3। बट नाइट्रोजन के नीचे ही क्या आता है? फॉस्फोरस आता है। क्या आता है? फॉस्फोरस। तो उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p3। बट फिर भी जो फॉस्फोरस है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे तो जगह खाली नहीं थी, तो फॉस्फोरस के केस में जगह कहाँ से आई? तो देखिए,
यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में जो है वो थर्ड सेल इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी, यानी कि थर्ड सेल 3s 3p और थर्ड सेल के अंदर जब हम क्वांटम नंबर 3 की बात करते हैं तब वहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल आ जाती है, d आ जाती है। यानी कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो क्या होगी, खाली पड़ी होगी। यानी कि फॉस्फोरस के केस में क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। यानी कि अब क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। यानी कि अब फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना पाएगा, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड अब फॉस्फोरस बना सकता है। बट यहाँ पे भी सर्टेन कंडीशन है, फॉस्फोरस हर एक एटम के साथ जुड़ के 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फॉस्फोरस का PCl5 बना सकता है फॉस्फोरस, बट फॉस्फोरस क्या नहीं बना सकता, PH5 नहीं बना सकता। तो ये आप इसके लिए हमें एक सेकंड कंडीशन पढ़नी होती है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए सेम सेल के अंदर। यहाँ पे है थर्ड सेल के अंदर d ऑर्बिटल खाली है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि फॉस्फोरस में हो रहा है क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली है, यानी कि एक्साइटेशन होके इलेक्ट्रॉन के लिए जाने की जगह है, जो n में खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए n में वो चीजें नहीं हो सकती। सेम हम ऑक्सीजन के केस में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे SF6 बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट की जगह होनी चाहिए सेम सेल के अंदर, क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। दूसरा होता है कि जो सराउंडिंग एटम है, ठीक है, मान लीजिए कि जगह है, ठीक है, क्या है, जगह है, तो यहाँ पे चीज आती है कि जो सराउंडिंग एटम है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होने चाहिए। कौन से केस में, तो देखिए हमने कार्बन के केस में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जा रहा है, s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में जा रहा है। तो जब भी एक्साइटेशन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल की ओर हो रही होगी तब वो जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। यानी कि आपको एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमने कार्बन के केस में देखा कि S से P में जा रहा था, हमने बोरोन के केस में देखा कि S से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर P में जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन S से P जंप कर रहा है तो आपको जो है वो एनर्जी देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच में उतना एनर्जी गैप नहीं है, ठीक है। तो जब S से P की ओर जा रहा होगा तब हमें ये सेकेंड कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब जो हमारा एक्साइटेशन हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो या तो S से D जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, S से D जा रहा है, या तो P से D जा रहा है। कहाँ जा रहा है, S से D जा रहा है, P से D जा रहा है। हमने फॉस्फोरस के केस में देखा कि S वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जा रहा है, D ऑर्बिटल में जा रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये चाहिए कि हमको सराउंडिंग एटम जो है, सराउंडिंग एटम जो हो गए वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले चाहिए। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि सराउंडिंग के एटम जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले चाहिए। क्यों, तो देखिए हमें पता है कि P और D या तो S और D ऑर्बिटल के बीच में क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है। ये हमारी क्या है, S ऑर्बिटल है। मान लीजिए कोई एटम A है, उसके लिए हम लिख रहे हैं, और ये हमारी कोई ऑर्बिटल D है। तो यहाँ पे क्या होता है कि S ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने आप से जो है वो जंप करके यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसको कुछ रूम टेम्परेचर के अंदर वो इजीली ये नहीं कर पाएगा। या तो P से D की ओर जाना है, फिर भी एनर्जी गैप ज्यादा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो हमने ये लिखा कि सराउंडिंग एटम जो है वो क्या होने चाहिए, सराउंडिंग एटम हमारे जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होने चाहिए। क्यों, अगर ये एटम A है तो इसके आसपास जो सराउंडिंग एटम हो गए वो अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हो गए तो वो क्या करेंगे, इस A एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, उसके ऊपर खींचेंगे, पुलअप करेंगे। तो ये हमारा जो एटम है वो पार्शियली कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पार्शियली कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये हमारा एटम जो पार्शियली पॉजिटिव हुआ तो हमारे एटम का सेंटर अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या करेगा, उसकी जो ऑर्बिटल है उसको और खींचेगा। मान लीजिए जब एटम A था तब यहाँ पे S और D के बीच में एनर्जी गैप कितना था, मान लीजिए इतना था, ठीक है। अब जब ये A के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया
तो जब भी किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी जो ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि ऐसे जो न्यूक्लियस है जो हमारा एटम का उसके पास आने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यानी कि वो खींचेगा ऑर्बिटल्स को। तो क्या हो गया यहाँ पे, एस ऑर्बिटल थोड़ी इस साइड आ जाएगी, पी ऑर्बिटल भी इस साइड आ जाएगी। तो उसी तरीके से क्या होगा, डी ऑर्बिटल भी क्या आ जाएगी, न्यूक्लियस के पास आ जाएगी। तो अभी एनर्जी गैप इतना था, तो अभी एनर्जी गैप कितना हो गया, कम हो गया, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इजीली जंप कर सकता है। तो हमने बताया कि साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। बेसिकली हमें क्या चाहिए कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके ऊपर हमको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि किसी भी एटम के ऊपर अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करता है, ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करता है। अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या करता है, अपनी जो ऑर्बिटल है उसको ओपन कर देता है, यानी कि मतलब दूर हो जाती है, क्योंकि सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये रीजन है कि हमको जो साइड वाले एटम है वो कौन से चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ताकि जो है वो एनर्जी गैप कम हो जाए और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सके। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि जो है एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए सेम सेल में, ठीक है। और हमारी दूसरी कंडीशन कौन सी थी, हमें जो है वो अगर एस से डी या तो पी से डी ट्रांजिशन करवाना है तो हमको जो है वो साइड एटम जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले चाहिए, ताकि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो पार्शियली पॉजिटिव बने और एनर्जी गैप कम हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे PCl5 की, किसकी बात करते हैं हम, PCl5 की। तो हमने PCl5 हमने फास्फोरस में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जंप कर रहा है, एस से डी में जंप कर रहा है। तो जिस तरीके से हमने सेकंड कंडीशन देखी कि साइड एटम कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे केस में, फास्फोरस के केस में साइड एटम कौन से है, PCl5 के अंदर साइड एटम कौन सा है, क्लोरीन है, यानी कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है वो जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये कहाँ गया, डी में। तो अब फास्फोरस क्या बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन के साथ। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज होती है। तो हमने ये देखा था कि PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि PH5 जो है वो क्लोरीन की जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यानी कि वो फास्फोरस के ऊपर उतना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जंप आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए PH5 पॉजिटिव, PH5 जो है वो नहीं होता, PH3 होता है। ये वो PCl5 के केस में। अगर ऐसे ही आप SF6 के केस में देखोगे तो SF6 पॉसिबल होता है। क्यों, SF6 में क्या होता है कि जो दो है, अगर हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आउटर सेल की तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पे SF6 बनेगा, फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्साइट करके कहाँ पे रखेगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। तो अभी सल्फर के पास कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी 6 फ्लोरीन के साथ सल्फर इजीली बॉन्ड बना सकता है। तो उसी तरीके से हम सल्फर के और कंपाउंड देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम सल्फर के और कंपाउंड देखें तो आपने देखा होगा H2S पॉसिबल होता है। क्या होता है, H2S पॉसिबल होता है। बट अगर हम सल्फर के साथ 5 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन जोड़ने की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं रहेगी, जो गैप है वो उतना कम नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाते, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, गैप ज्यादा होता है, तो ये इसीलिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो अगर हम एक चीज देखें तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, हमने सल्फर के केस में बात की थी, जब हमने सल्फर के केस में बात की थी इस तरीके से था,
तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो रहा था। अगर किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अगर हायर एनर्जी स्टेट में गया होता है तो उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कौन सी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं जंप करके तो उसको कौन सी बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कौन सी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने फास्फोरस लिया, उसकी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाई तो हमको PF5 मेजर मिलेगा। क्या मिलेगा? PF5 मेजर मिलेगा। अगर फास्फोरस की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई तो हमको Pi3 मेजर मिलेगा। क्यों? यहाँ पे भी सेम फंडा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा कि साइज जो है ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फास्फोरस के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप आउट कर जाएगा S से D की ओर। बट अगर आयोडीन के केस में देखें तो आयोडीन फ्लोरीन के जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो उतना मतलब फास्फोरस के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है S से D से आयोडीन के केस में उतना जंप आउट करके एक्साइट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कौन सा ज्यादा मिलेगा? Pi3 मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा? PF5 मिलेगा। फिर हमने एक चीज देखी थी कि हमने जब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पढ़ी थी तब हमने एक चीज देखी थी कि लुईस ने ऐसा बोला था कि जो नोबल गैस वाले हैं वो जो है वो किसी भी दूसरे एटम के साथ जुड़ के मोलेक्यूल बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते। बट फिर हमें कुछ कंपाउंड मिले थे जिनोन के XeF2, XeF4 उस तरीके से। तो जिनोन के जो मोस्टली कंपाउंड होते हैं वो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन के साथ ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन, अगर हम जिनोन की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S2p6 होगा। क्या होगा? S2p6 होगा। मतलब यानी कि जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो अगर जिनोन को बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ लेके जाना पड़ेगा? P से या तो S से कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? D ऑर्बिटल में लेके जाना पड़ेगा। अगर S से या P से D ऑर्बिटल में लेके जाना है तो हमारी कंडीशन क्या थी कि जो सराउंडिंग एटम है, साइड एटम है, वो कौन से होने चाहिए? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होने चाहिए। इसीलिए आपको जिनोन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड देखने को मिलेंगे, कभी कभी ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेंगे, बट जनरली जिनोन के हाइड्रोजन के साथ या उस तरीके का कंपाउंड देखने को नहीं मिलता। तो ये एक छोटा सा आइडिया था एक्साइटेशन थ्योरी के बारे में, जिससे हमें पता चल सकता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए नहीं हो गए। तो ये एक आइडिया था। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।